हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड। तो ये आर्टिकल मेंस जेएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी और प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के डिस्टेंस के काफ़ी करीब है, पृथ्वी के काफ़ी करीब आ गई है, जो कि एक कह लें कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियली डेंजरस हो सकता है अर्थ के लिए। तो पहली तो बात है कि एस्टेरॉयड क्या होता है, पहले आप ये जान लें। एस्टेरॉयड वो बॉडी होता है जो पृथ्वी के बाहर चारों ओर जो चक्कर लगा रही होती है। तो लाखों करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड है, मेटेरॉयड्स है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। और एक ग्रेविटी की वजह से जो है एक दूसरे से टकराती नहीं है और वो राउंड कर रही है पृथ्वी के चारों ओर। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा ह्यूज एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के काफ़ी करीब है, जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो वाटर पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड, तो ये है क्या? देखिए, पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड इसको इसलिए कहा गया कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पृथ्वी को कुछ डैमेज कर सकती है, पृथ्वी में नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इतना बड़ा ये हैजार्डस एस्टेरॉयड इसलिए इसको माना गया कि ये इतना बड़ा है। ऑल एस्टेरॉयड विद मिनिमम ऑर्बिट, तो एस्टेरॉयड तो है, लेकिन काफ़ी एस्टेरॉयड जो भी एस्टेरॉयड है वो मिनिमम ऑर्बिट पर अपने हैं और वो पृथ्वी को नुकसान पृथ्वी से फार है, ठीक है। तो उसको फिर छोटा भी होगा, तो उसको पोटेंशियली हैजार्डस नहीं कहा जा सकता। तो ऑब्जेक्ट लाइक दिस आर द क्लासिफाइड एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और इस तरह की जो ऑब्जेक्ट होता है तो इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको नाम दिया जाता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ के करीब है और काफ़ी जो कि वो घूम रही है, एट रेंडम घूम रही है। इसका मतलब कोई नहीं कह सकते कि बहुत मतलब जो है एक बैलेंस होकर के और फिर जो है अपने धुरी पर घूम रही है, ऐसी कोई बात नहीं। ये एट रेंडम जो एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड जो होता है, ये एट रेंडम जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट आर कॉमेट एंड एस्टेरॉयड नस्ड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लैनेट इनटू ऑर्बिट दैट अलाउ देम इंटर द अर्थ नेबरहुड। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जिसका नाम दिया गया, और कॉमेट्स, ठीक है, मेटेरॉयड्स, ये जितने भी जो बॉडीज़ है ये प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट करती है, और कई बार ये हमारे यानी कि ये अपने ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट के अंदर कई बार गिर भी जाती है। आपने कई बार ये सीन देखा होगा, ठीक है। मतलब आप इसका वीडियो अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कई बार मेटेरॉयड्स एस्टेरॉयड जो है हमारे पृथ्वी पर भी गिरती है, दूसरे प्लैनेट पर भी गिरती है। तो ये क्या है डिवास्टिंग, मतलब इसका क्या मतलब, अगर ये है तो इसका नुकसान क्या है? तो देखिए, नुकसान ये है कि नासा ने यह ऑब्ज़र्व किया है कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जर्वेशन किया गया तकरीबन 140 मीटर लार्जर है, बाकी सब मीटर लार्जर और द ग्रेटेस्ट कंसर्न, ठीक है। तो बहुत बड़ा है ये, और 140 मीटर larger of the greatest concern. They are the greatest concern because of their greater capability of causing greater devastating on the earth. तो देखिए 140 मीटर यहाँ पर लार्जर बताया जा रहा है, ठीक है। तो 140 मीटर लगता है ये दूरी बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो कैपेबिलिटी इसकी है इतनी कि पृथ्वी को ग्रेटर डिवास्टिंग कर सकती है, नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो हाउ कैन सच एस्टेरॉयड बी डिफेक्टेड? तो क्या किया जा सकता है, ऐसे एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर से गिरने से कैसे रोका जा सकता है? तो ब्लोइंग अप द एस्टेरॉयड बिफोर द रीचेज अर्थ, तो इसको एट रेंडम किसी दूसरे दिशा को मोड़ दिया जा सकता है। अर्थ के जो करीब जो ये चलती है, जो करीब है, इसको एट रेंडम जब ये मतलब टाइमिंग इसका है, चूँकि हमारे पास अब पूरा इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये भी पता होगा कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी पर कब गिर सकती है, तो इसका दिशा मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो या फिर क्या हो सकता है कि ये हिट कर सकता है हमारे इसके स्पेस क्राफ्ट, कई सारे जो स्पेस सेंटर में है ना। तो ये उससे हिट कर सकता है और ये एस्टेरॉयड जो है नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज़्यादा। तो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट
प्रोजेक्ट इज़ बिंग डेवलप टू मेक एन इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉयड। तो एक प्रोग्राम भी बनाया गया एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। तो इसका काम यही होगा कि जो एस्ट्रॉयड का जो इम्पैक्ट है उसको डिफ्लेक्ट करना है। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को डिफ्लेक्ट करने का ये एक प्रोग्राम भी है। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? तो देखिए, ये प्रोजेक्ट जुटा हुआ है, नासा है इसमें और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जो कि एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट, जो एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी को जो नुकसान करने वाली है उसको डिफ्लेक्ट करने का ये काम करती है। और इसमें जॉइंट है, नासा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन ऑफ नासा, ठीक है, इसके लिए एक मिशन भी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की जा रही है, जिसका नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें दोनों का मकसद होगा कि एजेंसी आर बिंग एम्प्लॉयड फॉर दिस मिशन ऑफ द नासा एंड द हीरा ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो मतलब इस मिशन में दो पार्टिसिपेंट है, नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड हीरा ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को हीरा कहा जाता है, ठीक है। तो दिस मिशन टारगेट बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड डायमंड्स दैट इज़ लाइकली टू द पोस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द अर्थ। तो ये स्टडी करेगी उन्हीं एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, कॉमेट्स वगैरह को जो कि अर्थ को थ्रेट पहुंचा सकती है, जो नुकसान करने वाली है। तो इसी के बारे में ये स्टडी करती है। तो व्हेन विल बी द AID प्रोजेक्ट भी लॉन्च, तो ये कब लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जो अभी ये जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये AID प्रोजेक्ट ये है, देखिए नेशनल AID प्रोजेक्ट ये है, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ठीक है, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि एस्ट्रॉयड्स से कितना नुकसान, जो हमारे चूँकि वो पृथ्वी के चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर जो है एट रैंडम घूम रही, तो उससे कितना नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके बारे में असेसमेंट करने का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो जॉइंट है, नासा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, ये प्रोग्राम विल लॉन्च्ड दैट इज़ DART, यानी कि प्रोग्राम का नाम तो DART है। DART देखें यहाँ पर है, DART डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। DART मिशन लॉन्च किया गया, मतलब नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और ये है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट ये है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट, और इसमें काम करने वाले हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसमें है नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों मिलकर काम करेगी और इसका मिशन है डार्ट मिशन, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो देखिए, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2021 में, ठीक है। और इसका मकसद होगा स्लिम टू द स्मॉल एस्ट्रॉयड और द डिट्स मैच सिस्टम इन 2022। तो जो भी एस्ट्रॉयड है, जैसा कि अपने में एक पोटेंशियली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, एक पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड के भी ऊपर में बात की थी, तो इसको स्मॉलर टुकड़े में तोड़ करके नीचे गिरा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2022 तक जो है ये हो सकता है, 2021 में लॉन्च की जाएगी ये प्रोग्राम। तो वो एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में है और वो नुकसान कर सकता है, तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ करके गिराया जा सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर सेफ़ हो। तो शेड्यूल टू बी लॉन्च इन 2024 एंड विल रीच द डिट्स मॉन सिस्टम इन 2027। तो बताया जा रहा है कि ये तो जो है 2024 एंड DDS मोस्ट सिस्टम इन 2027। तो हीरा विल मेजर द इम्पैक्ट क्रिएटर प्रोड्यूस बाय द डार्ट कोलिजन एंड स्टडी द चेंज इन द एस्ट्रॉयड ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो वही बात है ये। तो यहाँ पर हीरा जो कहा जा रहा है, इसमें आप चौंकना नहीं, हीरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को कहा जा रहा है। तो वाई इज़ AID प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जाहिर से हम पढ़ रहे हैं कि ये एस्ट्रॉयड नुकसान पहुँचा सकता है, तो काफ़ी इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दूसरा आर्टिकल है रेलवे प्राइवेटाइजेशन, मेंस GS पेपर 2 गवर्नेंस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ ए प्लान टू प्राइवेट सम सर्विस ऑफ द इंडियन रेलवे दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड वेलफेयर। तो सरकार का प्लान है कि रेलवे को कुछ प्राइवेटाइज किया जाए, ठीक है, निजीकरण किया जाए। और इसका क्या सरकार क्यों, मतलब इसका रीज़न क्या बताती है सरकार, प्राइवेटाइजेशन करने का रीज़न क्या बताती है? तो देखिए, सरकार का रीज़न बताना ये है कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है रिड्यूस जो हम नहीं कर पा रहे हैं, रेलवे के अंदर पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो
का जो निजी जो प्राइवेट सेक्टर जो होगा उसके पास पूरा फ्रीडम होगा, वो जैसे चाहे रेलवे को भारत में मॉडर्न और फिर जो मेंटेनेंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। और फिर इससे टाइम कम होगा, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर जो है अपने तरीके से काम करेंगे। और ये क्या होगा कि चूँकि एक सरकार तो पार्टिसिपेशन होगा ही रेलवे में, और फिर प्राइवेट सेक्टर का भी हो जाएगा, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होगी, तो जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। प्रोवाइडिंग इन्हेंस सेफ्टी, और फिर चूँकि प्राइवेट सेक्टर ये चीज़ें ज़्यादा करेंगी। मतलब देखिए, बड़ा अजीब लग रहा है ये आर्टिकल, मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि मतलब ये जो बातें कह रहा हूँ, क्या ये सरकार नहीं कर सकती थी? मतलब जो प्राइवेट सेक्टर को लेकर ये जो बातें हो रही है कि टेक्नोलॉजी इन्हेंस करना, या फिर ये रिड्यूसिंग ट्रांजिट टाइम, बूस्टिंग जॉब क्रिएशन, प्रोवाइडिंग इन्हेंस सेफ्टी, तो ये सरकार भी कर सकती है। लेकिन ये सरकार ये कह रही है कि ये चीज़ें जो है फ़ायदा है, ये चीज़ें रीज़न ये है कि ये करने का कि इससे ये चीज़ें होगी। तो प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, देख रहे हैं ना, वही बात है, ये सरकार भी कर सकती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा, तो वर्ल्ड क्लास पैसेंजर एक्सपीरियंस जो है लोग कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें सुधार आएगी। रिड्यूसिंग डिमांड सप्लाई डिफिसिट, चूँकि रेलवे में जो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है। सप्लाई मतलब समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, डिमांड ज़्यादा है, मतलब पब्लिक ज़्यादा जो है रेलवे को प्रेफर करते हैं, चूँकि सस्ती होती है। अब बहुत सारे लोग तो बिना विदाउट टिकट ही चलते रहते हैं, तो ये चीज़ जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो क्रिटिकल एनालिसिस देखिए ये क्या है, तो प्राइवेट आर द अलाउड टू द फिक्स फेयर बाय देमसेल्फ विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो प्राइवेट प्लेयर तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट पर काम करेगी, लॉस पर तो काम नहीं करेगी। सरकार तो लॉस पर भी काम कर लेती है सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर जब तक इनको मुनाफा नहीं होगा ज़्यादा, तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, प्राइस ज़्यादा रखेंगे, फेयर प्राइस होगा, नहीं फेयर प्राइस नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो है तब ट्रैवल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होगा। तो ख़ास तौर से एक सेक्शन को जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोचेज जो होगा वो प्राइवेट प्लेयर के ही ऑन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो सरकार का होगा। तो एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अनफॉर्चुनेट ये डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कोचेज वगैरह ये सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेयर के होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे पटरी वगैरह और ये सब चीज़ें जो रेलवे स्टेशन ये सब जो है ऑन करेंगी सरकार। तो एक तरह का डिफ़िकल्ट फॉर्चुनेट होगा ये। तो देखिए, कोचेज इन इंडिया नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया में रेलवे की जो विकास हो गई, और जो जिस तरीके से बुलेट ट्रेन वगैरह, और फिर जो कह ले चाइना का दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन अभी चाइना में ही चल रही है, पहले जापान हुआ करता था। तो अब जो रेलवे का जो स्टैंडर्ड जो इंडिया में है वो बिल्कुल उस लायक नहीं है। तो प्राइवेट कोचेज जो होंगी वो अब सुधार होगी, प्राइवेट प्लेयर उसको सही करेगा, उसको ग्लोबल लीडर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इस चीज़ों को जो है इन्हेंस करेगा। तो फॉर द मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग डिपो या फैसिलिटीज विल यूज दिस विल द रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। प्लान टू रेज एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी बढ़ी जाएगी 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके लिए जो ट्रैक है उसको फेंसिंग करना पड़ेगा, मजबूत करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो रिजर्वेशन रेगुलेशन इम्प्लीमेंट दिस कुल डिप्राइव इम्प्लीमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फॉर मार्जिनल सोसाइटी। तो चूँकि वो जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा, तो जो रेलवे में उन लोगों को भी जॉब मिल पाएगा जो लेबर क्लास के लोग होंगे, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट इंटरप्रेन्योर विदाउट एक्सपीरियंस द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग IRCTC हैविंग एक्सपीरियंस कैन बी कंसिडर। तो प्राइवेट प्लेयर के पास तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी थोड़ा सा। जो IRCTC जो है ये एक इंटरप्रेन्योर है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से जो सरकार के साथ काम कर रही थी। तो ऑल्सो द इंडियन रेलवे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स फॉर द नेशन and provide a vital public good, so it can be assessed through the profit generating capability of market based return on the investment। तो ये था। तीसरा आर्टिकल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो मेंस ये पेपर टू गवर्नेंस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था, ये अब इन्फॉर्म कर दिया गया, मतलब इसको अब लागू कर दी गई है, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। डेट विल एम्पावर कंज्यूमर एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। तो ये राइट्स कंज्यूमर के राइट्स को कंज्यूमर को एम्पावर करेगी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके क्या फीचर है, विशेषताएँ क्या है इसका? पहला तो ये है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, ठीक है, जो करेगी क्या कि ये करेगी द एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर द CCPA टू प्रमोट प्रोटेक्ट इन्फोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर।
तो इसकी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी CCPA, ठीक है, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये इन्फोर्स करेगी राइट को, कंज्यूमर के राइट को इन्फोर्स करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये एक बॉडी की तरह काम करेगी। तो इट इज़ एम्पावर्ड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट एंड इंस्टीट्यूट कॉम्प्लीमेंट प्रोसिक्यूशन। तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकेगी कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एक तरह का इंस्टीट्यूट होगा जो कंप्लेंट भी सुनेगी और प्रोसिक्यूशन भी करेगी। इट कैन ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड एंड सर्विस, क्या ऑर्डर कर सकती है। इस अथॉरिटी के पास ये पावर होगा कि जो कोई अनसेफ गुड होगा, जो चीज़ें जो कस्टमर उसको पहले वापस करना चाहेगी, तो इसके पास ऑर्डर देने की इसकी कैपेसिटी होगी कि उसको ये देना होगा, वापस करना होगा। तो ये अथॉरिटी के पास ये पावर होगा। इट कैन ऑर्डर डिसकंटिन्यूअस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे जो ट्रेड प्रैक्टिसिंग जो लोग करते हैं, जो अनफेयर है और धोखा देते हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, ये सब चीज़ें जो ये कर पाएंगे। इट कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी मैन्युफैक्चरर इंडोर्सर पब्लिक ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर ये कुछ मिसलीडिंग अगर पाया गया, या फिर मैन्युफैक्चरर हो, या फिर कंज्यूमर हो, या फिर इंटरप्रेनर हो, जो भी हो, तो ये उसके ऊपर पेनल्टी लगा पाएंगे। पेनल्टी उनकी लगाने का अथॉरिटी होगा। तो सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्रोसेस भी होगा। राइट प्रोवाइड फॉर सिंप्लीफाइंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट एजुकेशन प्रोसेस इन द कंज्यूमर कमीशन। तो चूँकि एक ग्राहक है और एक दुकानदार है, तो कभी कभार डिस्प्यूट भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का भी मैकेनिज़्म होगा, और ये उसी अथॉरिटी के हाथ में होगा, CCPA के हाथ में होगा। तो ये एम्पावरिंग कंज्यूमर कमीशन टू इन्फोर्स देयर ऑर्डर्स। तो ये कमीशन भी अपने ऑर्डर को इन्फोर्स कर पाएंगे। अलाउइंग द स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू रिव्यू देयर ऑन स्टेट, सेंटर में अलग होगा, स्टेट में अलग होगा। तो ये अपील सुनेंगी, क्वेश्चन सुनेंगी, ठीक है, और जल्द से जल्द इसको हल करेगी। और अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन बाय कंज्यूमर बाय फैसिलिटिंग, तो ये पहुंच पाएंगी कंज्यूमर कमीशन की शिकायतें, कंज्यूमर कमीशन तक शिकायतें पहुंचेगी बाय फिलिंग फॉर्म, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में जो रेसिडेंस होगा वहाँ से, और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या फिर कॉल के माध्यम से। एक मैकेनिज्म जो मेडिएशन का है, मेडिएशन का ये होगा कि कोई डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट कर लिया जाएगा। और ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट तभी किया जा सकेगा जब दोनों पार्टी तैयार होंगे, और तैयार इस कंडीशन पर ही होंगे कि उसमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, कि धोखाधड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर धोखाधड़ी वाली बात होगी तो ऊपर पड़े कि ये पेनल्टी भी लगा सकती है, तो ज़्यादा पावर कमीशन के पास होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लायबिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर। तो लायबिलिटी ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरर पर भी होगा कि वो ऐसे प्रैक्टिस को पहले से ही इस्तेमाल ना करे जो गलत है, और अगर वो प्रैक्टिस ऐसा वो करते हैं तो उनके जिम्मेवार वो खुद होंगे, जिससे